नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की रिकैप 2024 सीरीज में। इस सीरीज में हम अलग-अलग खंडों के माध्यम से वर्ष 2024 की तमाम घटनाओं को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आता है, तो उस प्रश्न को आप हल कर सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की संभावनाओं को बढ़ा सकें। आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं, वो प्रमुख पर्यावरणीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहली खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं, जो वर्ष 2024 में खास रही है। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के वर्ष 2024 में 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। ये एक बेसिक जानकारी हुई। प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो है बाघ रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य बनाकर बाघों की आबादी को उनके पर्यावास में यानी जहां पर वे रहते हैं, जहां पर वे मूल रूप से रहते हैं, वहीं पर उनको संरक्षित करना है, उनके रखरखाव को सुनिश्चित करना है, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि बाघों की आबादी में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट ना आए और हम अपने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सक्षम भी हो जाएं। प्रोजेक्ट टाइगर की जब शुरुआत की गई थी, तो कितने टाइगर रिजर्व की शुरुआत से किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और उस समय 9115 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये 9 टाइगर रिजर्व कवर करते थे। इन परियोजनाओं के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के जो प्रयास थे, इस परियोजना के माध्यम से एक आदर्श भू चिन्ह के रूप में देखा गया, यानी एक इस प्रकार के चिन्ह के रूप में इस परियोजना को प्रस्तुत किया गया, एक ऐसी आदर्श परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो दूसरे वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में निर्मित हो सके और हम अपने पूरे प्राकृतिक पर्यावास को बनाए रखने में सक्षम हो सके। चलिए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में भारत में 2 और टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है और वे कौन-कौन से टाइगर रिजर्व हैं? एक है 56वां टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और एक है 57वां टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और उसको हम रातापानी टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और ये भारत में हाल ही में बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है। और कौन सा बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है? 57वां बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में 8 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। इसे किस प्रकार से मान्यता प्रदान की गई है बाघ अभयारण्य के रूप में? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको अनुमोदन प्रदान किया गया है, यानी अप्रूवल प्रदान किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही प्रोजेक्ट टाइगर की वर्ष 1973 में शुरुआत हुई थी। और आप जानते हैं कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर पहल का इसे उद्घाटन स्थल भी माना जाता है। तो ये बात हुई बेसिक जानकारी की। अब हम बाघ की संरक्षण स्थिति यानी उसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं। और जब हम किसी भी जीव के कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं, तो हमें उसके बारे में 3 चीजों को विशेष रूप से जानना महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में वो किस प्रकार का संरक्षण दर्जा रखता है। साथ ही साइट्स, जो कि एक अभिसमय है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा पर एक अभिसमय है, एक कन्वेंशन है, उसमें उसको किस परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है। इन तीनों को जानकर के ही हम किसी भी जीव की संरक्षण स्थिति पर एक व्यापक नजर डाल सकते हैं। तो बाघ को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में रखा गया है, यानी उसे सर्वोत्तम स्तर का या सबसे उच्च स्तर का संरक्षण अनुसूची 1 के माध्यम से दिया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन की रेड सूची में इसको एक लुप्त प्राय जीव के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। कई जगहों पर एंडेंजर्ड का जो अनुवाद है वो आपको संकटग्रस्त के रूप में भी मिलेगा, संकटग्रस्त लिखा हुआ भी मिलेगा। इसी प्रकार से वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा
के अंतर्गत इसका जो संरक्षण स्टेटस है बाघ का, वो परिशिष्ट 1 में रखा गया है, यानी इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक मनाही करता है। यानी ये इस प्रकार का संदेश देता है कि अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो पाए तो इसकी स्थिति को लेकर के हमें नुकसान हो सकता है, इसकी जनसंख्या को वाइल्ड एरियाज में बनाए रखने में नुकसान हो सकता है। तो कंजर्वेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, यानी टाइगर को संरक्षित करने के लिए जरूरी है कि हम इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति सचेत रहें। परिशिष्ट 1 में होने का सीधा सा मतलब ये हुआ। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि दृष्टि संस्थान अपनी अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी शामिल है और ऑफलाइन रूम में चल रहे हैं, इसमें एडमिशन प्रारंभ किए हुए हैं। अलग अलग शाखाओं पर एडमिशन चल रहे हैं। ये शाखाएं कौन कौन सी है जहां पर आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच में एडमिशन प्रारंभ है? यह है हमारी प्रयागराज शाखा, नोएडा शाखा, दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा, इंदौर शाखा, जयपुर शाखा और लखनऊ शाखा में। इन सभी शाखाओं में आप हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही इस तक अधिक पहुंच बनाने के लिए आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको मदद मिलेगी। चलिए अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर किससे संबंधित है? हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के ये पुरस्कार प्रदान किए हैं और ये पुरस्कार कहां प्रदान किए हैं? भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं। और ये पुरस्कार प्रदान करने में, आयोजित करने में प्रमुख भूमिका किसकी है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालयों की ओर से ही भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। 2016 से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। वर्ष 2023 का जो दौर है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण का दौर है, उसमें 4416 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियां यानी कैंटोनमेंट्स और 88 गंगा शहर शामिल किए गए हैं। आप इसके स्केल को समझ सकते हैं, इसके दायरे को समझ सकते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है। अगर हम शहरों की बात करें तो इंदौर लगातार 7वें वर्ष भी सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। हाल ही के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार जिस शहर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो शहर है सूरत। लेकिन वर्ष 2023 की रैंकिंग में इंदौर के साथ सूरत को पहले स्थान पर रखा गया है और इस प्रकार से वर्ष 2016 के बाद से वार्षिक पुरस्कारों में शीर्ष पुरस्कार साझा करने वाले 2 शहरों का ये पहला उदाहरण बन जाता है। दोनों शहरों ने 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण, 98% शोध पृथक्करण यानी सोर्स सेग्रीगेशन और डंप साइट्स का 100% उपचार हासिल किया है, ट्रीटमेंट हासिल किया है। नवी मुंबई को इस पूरे स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर के रूप में तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। आप यहां पर एक ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है। इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है और नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और भारत में हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई। किसकी बैठक में? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भारत सरकार का जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस पूरे असेसमेंट का या कार्यक्रम का नाम क्या है? स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया यानी SPAI कार्यक्रम। पहला वैज्ञानिक अभ्यास है जो भारत में 718 हिम तेंदुओं की आबादी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस पूरे असेसमेंट में, इस पूरे मूल्यांकन में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सावधानी पूर्वक 2 चरणीय ढांचे का उपयोग करके इसको आयोजित किया गया है, जिसमें हिम तेंदुओं के स्थानिक वितरण यानी उनके लोकेशन के आधार पर उनकी स्थिति का मूल्यांकन और साथ ही कैमरा ट्रैप का उपयोग करके हिम तेंदुओं की संख्या का अनुमान लगाना शामिल है। तो आपने ये बेसिक चीज इसके बारे में जान ली।
अब हम देखते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। SPAI यानी इसके इसके पॉपुलेशन को लेकर के जो एस्टिमेशन है, इसका फुल फॉर्म एक बार याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो ये एक कार्यक्रम है। इस अभ्यास में यानी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया अभ्यास ने भारत में 718 हिम तेंदुओं की आबादी दर्ज की, जो संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। और इसमें भारत में हिम तेंदुओं की जो अनुमानित उपस्थिति है उसका विवरण दिया गया है, यानी कहां पर कितने स्नो लेपर्ड स्थित हैं, जो हिम तेंदुए स्थित हैं, उनके बारे में एक डेटा प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहां पर बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की उपस्थिति बताई गई है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुओं की अनुमानित स्थिति का विवरण दिया गया है। दीर्घ इसमें रिपोर्ट में दीर्घकालिक जनसंख्या निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक समर्पित हिम तेंदुआ सेल स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। यानी जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसमें समर्पित, एक पूरी तरह से समर्पित हिम तेंदुआ सेल स्थापित की जाए, यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, इस पर जोर दिया गया है। हिम तेंदुओं के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा उन्सिया। इसके अलावा अगर इसकी संरक्षण स्थिति की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में इसको अनुसूची 1 में रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, यानी वल्नरेबल कैटेगरीज में इसको रखा गया है। इसी प्रकार से वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स में इसको परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है, यानी इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी नजर रखने की बात की गई है, ताकि इसके संख्या पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़े। एक और खबर लगातार चर्चा में रही, वो है नागोया प्रोटोकॉल। और नागोया प्रोटोकॉल चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एक मध्य अफ्रीकी देश है जिसको आप जानते हैं कैमरून के नाम से। तो कैमरून ने कुछ दावे किए हैं, और दावे किससे संबंधित किए हैं कि उसके यहाँ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की लगभग 11,000 प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, इसका उसने दावा किया है। और इस दावे के साथ जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत एक समझौता है, जिसको आप पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसको ABS के नाम से आप जानते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। इसने दावा किया कि उसके यहां पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो एक समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। और इसी के अंतर्गत उसने UNCBD के तहत एक समझौते को अपनाया है, जिसको आप नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर है। नागोया जो प्रोटोकॉल है, इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत आवंटन को बढ़ावा देना है। नागोया जो प्रोटोकॉल है, ये वर्ष 2010 में हमारे सामने आता है, और वर्ष 2014 में ये एनफोर्स होता है। जब हम एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की बात करते हैं आनुवंशिक संसाधनों की, तो आनुवंशिक संसाधन यानी जेनेटिक रिसोर्सेस उस प्रकार के रिसोर्सेस हैं जिनका सूचनात्मक महत्व होता है, यानी सूचनात्मक वैल्यू होती है। सूचनात्मक वैल्यू इनकी किस प्रकार से होती है? चाहे पौधा हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, अगर उससे संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त की जाती है लेबोरेटरी में, यानी उसका फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी जीनोम संरचना, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से आपने एक उसकी पूरी जीनोम संरचना जान ली, तो आप उसके अनुप्रयोग अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं, उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के सबसे ज्यादा जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र हैं, वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। लेकिन अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ते हैं, लेकिन वहां पर गरीबी है और बहुत ज्यादा साइंटिफिक या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। वो प्रगति सबसे ज्यादा कहाँ पर है? विकसित देशों में है। तो विकसित देश अगर किसी भी तरह के पौधे, प्राणी या सूक्ष्म जीव पर रिसर्च करते हैं, और वो प्राणी, पौधा या सूक्ष्म जीव इन क्षेत्रों से संबंधित है, और विकसित देश अपने यहाँ की लेबोरेटरी में उसका इस्तेमाल करते हैं और किसी प्रकार की ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं
जिसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, किसी प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट में किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उसका सोर्स जानकारी का तो कहीं और था और कहीं और की लेबोरेटरी में उसका प्रयोग करके एक जानकारी हमने हासिल की। तो इससे प्राप्त होने वाला जो लाभ है, जो आर्थिक लाभ है, उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, उसको किस प्रकार से साझा किया जाए, इसी पर कुछ नियमों की एक श्रृंखला है जिसको हम नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है कैमरून ने, जो एक मध्य अफ्रीकी देश है। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, जानकारी हासिल कर लेते हैं। सामान्यतः आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों की उचित और न्याय संगत साझेदारी यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल को वर्ष 2010 में नागोया जापान में कोप 10 में अपनाया गया था। यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत होने वाली जो कोप बैठकें हैं, उसकी कोप 10 की बैठक कहां पर हुई थी? वर्ष 2010 में नागोया में हुई थी और वर्ष 2014 में इसको एनफोर्स हुआ था। यह न केवल सीबीडी द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े हुए जो पारंपरिक ज्ञान है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी ये कवर करता है। और ये जो पारंपरिक ज्ञान है, ये भी सीबीडी द्वारा कवर किए जाते हैं। आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल के साथ कोप 10 में जैव विविधता को बचाने के लिए सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए 10 साल की एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क को भी अपनाया गया था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 हमारा अगला विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के लिए वायु गुणवत्ता डेटा की वैश्विक समीक्षा प्रदान करती है। रिपोर्ट में 134 देशों, क्षेत्रों और क्षेत्रों में फैले 7,812 शहरों से PM 2.5 वायु गुणवत्ता डेटा का सारांश दिया गया है। जब हम PM 2.5 की बात करते हैं तो ये हवा में निलंबित या जल में निलंबित उस प्रकार के, खासतौर से हवा में निलंबित कणों को, इनको एरोसोल्स के नाम से जानते हैं। हवा में निलंबित उस प्रकार के कणीय पदार्थों को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, जिनका जो साइज है, जिनका जो व्यास है, वो 2.5 या उससे नीचे माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर इनका साइज होता है या उससे कम साइज के होते हैं। और इनकी पावर होती है, ये आपके सांस के जरिए या आपके नाक के जरिए ही आपके फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, लंग में प्रवेश कर सकते हैं और लंबे समय में सांस श्वसन संबंधी बीमारियां दे सकते हैं और इनसे लंग कैंसर भी हो सकता है। तो रिपोर्ट में 134 देशों, क्षेत्रों और क्षेत्रों में फैले 7,812 शहरों से PM 2.5 वायु गुणवत्ता डेटा का सारांश दिया गया है। 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता निगरानी मंच से प्राप्त रियल टाइम वायु गुणवत्ता डेटा से बनाई गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम इस पूरे रिपोर्ट के एक सारांश पर बात करें तो वो इस प्रकार से है कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। PM 2.5 वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से कई तरह की स्वास्थ्य स्थितियां खड़ी हो सकती हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। सूक्ष्म कणों के वृहद स्तर पर संपर्क में आने से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जो डायबिटीज है, मधुमेह सहित मौजूदा बीमारियों को यह और ज्यादा जटिल भी बना सकता है। 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान तीसरा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो प्रदूषण का स्तर है वो भारत से अधिक दर्ज किया गया है और उन्हें क्रमशः सबसे अधिक एवं दूसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में नामित किया गया है। भारत की वायु गुणवत्ता विगत वर्ष की तुलना में और खराब हो गई है तथा दिल्ली निरंतर चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित की गई है। हाल ही में दिल्ली का एयर क्वालिटी भी बेहद ज्यादा नीचे चला गया था और दिल्ली की एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने एक रेस्पॉन्स प्लान पर भी चर्चा की थी, रेस्पॉन्स प्लान को भी लागू किया था। इस रेस्पॉन्स प्लान को किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका खास एक विशिष्ट नाम है जो रेस्पॉन्स प्लान का है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अगर स्वास्थ्य प्रभावों की बात करें तो ये कई तरह की स्वास्थ्य स्थितियों को जैसे अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी को जन्म देता है।
इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों घटनाओं में भी योगदान देता है। आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण होने से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हीट को ट्रैप वो करेंगी, गर्मी को वो ट्रैप करती हैं, जिससे वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना हमारे सामने आती है। और उसी प्रकार से विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में PM 2.5 डेटा की बात की गई है। 134 देशों से ये संबंधित है और 7,812 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। WHO के दिशा निर्देशों की बात करें तो WHO का जो निर्देश है वो ये है कि PM 2.5 के स्तर को 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के स्तर पर बनाए रखना है और इसमें केवल 9% शहर ही इस स्तर को प्राप्त करने में सफल हुए हैं, यानी हमें काफी प्रगति करनी है। एक और संधि पर बात करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में हाल ही में आयोजित किया गया था। और जब हम राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स की बात करते हैं तो ये 24 देशों के एक गठबंधन को, एक अलायंस को प्रकट करता है। इस कार्यक्रम ने राष्ट्रों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता संधि की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये एक प्रकार की संधि है जो राष्ट्रों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, यानी जहां तक उनका क्षेत्राधिकार है उससे परे समुद्री क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। BBNJ संधि का जो उद्देश्य है वो समुद्र को उच्च प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना है। BBNJ यानी बायोडायवर्सिटी, ये एक संधि है जो कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन संधि को रिफ्लेक्ट करता है नाम। तो BBNJ समझौता या हाई सीज ट्रीटी भी इसको, हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी इसको जानते हैं BBNJ समझौते को। ये समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नाम से जानते हैं, उसके तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि। तो जो UN क्लॉज है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, उसी के अंतर्गत, उसी के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसको आप हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं और BBNJ यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्रों में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैविक विविधता के सतत उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है। एहतियाती सिद्धांत के आधार पर एक समावेशी यानी इंक्लूसिव, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम केंद्रित दृष्टिकोण का ये पालन करता है और पारंपरिक ज्ञान यानी जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने को ये बढ़ावा भी देता है। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, ये हमारा अगला टॉपिक है, अगला विषय है जिस पर हम बात करेंगे। हाल ही में दिल्ली वन विभाग ने दुर्लभ देशी पेड़ों के संरक्षण के लिए असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में एक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की है। टिश्यू कल्चर लैब में क्या किया जाता है कि किसी भी जीव के, किसी भी पौधे के, किसी भी सूक्ष्म प्राणी के कोशिका के माध्यम से, उसके ऊतक के माध्यम से आप उसके किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं जीवित जीव के बाहर। इसको हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। तो अगर हम किसी भी ऐसी पौध प्रजाति जो कि नष्ट होने जा रही है या आप ये मानते हैं कि भविष्य में ये लुप्त हो सकती है, तो उसको विलुप्ति के कगार से बचाने के लिए टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसका आप उसको उगा करके और उसके निर्माण को दूसरे क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर का ये उपयोग है। लैब का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो दिल्ली के नियंत्रित वातावरण में लुप्त प्राय जो देशी वृक्ष हैं उनको उगाना और आक्रामक प्रजातियों के कारण उनके रीजनरेशन यानी पुनर्जनन संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाली प्रजातियों के पौधों को पुनर्जीवित करना है। यानी जो पौधे भविष्य में लुप्त हो सकते हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास है इस टिश्यू कल्चर लैब के माध्यम से। प्रयोगशाला इन विट्रो पूर्ण विकसित पौधे से पादप ऊतक निकालने में सक्षम होगी। इन विट्रो का मतलब होता है, ये एक लैटिन नाम है जिसका मतलब होता है इन ग्लास। इन ग्लास का मतलब यही है कि आप प्रयोगशाला में ही किसी भी ऊतक से, किसी की कोशिका से इस प्रकार का निर्माण, किसी अंग का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण विकसित पौधे से पादप ऊतक निकालने में ये सक्षम होगी प्रयोगशाला, जिससे एक ही वृक्ष से अनेक वृक्ष उत्पन्न हो सकेंगे।
असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा के अंत में स्थित है, जो अलवर में सरिस्का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है और हरियाणा की मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों से होकर के गुजरता है। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय दैनिक तापमान भिन्नताओं के साथ एक अर्धशुष्क जलवायु है और प्रमुख वन्य जीव प्रजातियों में यहाँ की आती है मोर, सामान्य वुड श्राइक जो कि एक बर्ड है और गोरैया की तरह दिखाई देती है, नीलगाय, गोल्डन जैकल, सियार, चित्तीदार हिरण आदि इसके अंतर्गत शामिल है वन्य जीव प्राणियों में। लक्षद्वीप में मिली उपकरण उपयोग करने वाली मत्स्य प्रजातियां। हाल ही में लक्षद्वीप में ऐसी मछली प्रजातियां पाई गई हैं 3 जो उपकरणों का प्रयोग करती है। तो ये इस विषय को समझ लीजिए। हाल ही के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि दक्षिण पश्चिमी भारतीय तट से दूर लक्षद्वीप सागर में मछली की 3 प्रजातियां क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं, उपकरणों के उपयोग का यानी टूल यूजिंग की क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? जेंसन राइस, चेकरबोर्ड राइस, मून राइस। ये तीनों मछली प्रजातियां समुद्री अर्चिन के कठोर खोल को तोड़ने के लिए, समुद्री अर्चिन एक प्रकार का अकशेरुकी जीव, समुद्री जीव है जो समुद्रों में पाया जाता है। अकशेरुकी जीव का मतलब सीधा यह है कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती और इसकी संरचना जो है वो स्टार फिश की तरह दिखाई देती है, यानी कांटेदार होती है। तो ये तीनों मछलियां क्या है? ये तीनों मछली प्रजातियां समुद्री अर्चिन के कठोर खोल को तोड़ने के लिए जीवित या मृत मूंगा संरचनाओं का उपयोग निहाई के रूप में करती हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म के रूप में करती हैं, और ताकि वे अंदर के खाद्य भागों तक पहुंच सके, यानी निहाई के रूप में मूंगा संरचना का प्रयोग कर लिया। जो मृत मूंगा संरचनाएं हैं उनका प्रयोग कर लिया और समुद्री अर्चिन के कठोर खोल को तोड़ने के लिए उसके अंदर के खाद्य भागों तक पहुंचने के लिए इस प्रकार का ये प्रयोग करती हैं। इससे पहले कभी भी जॉनसन राइसे, जिसका वैज्ञानिक नाम थैलासोमा जेंसेनी है, और चेकरबोर्ड रेसे, जिसका वैज्ञानिक नाम हेलिचो एरेस हार्टुलानस है, को औजारों का उपयोग करते हुए नहीं देखा गया है। इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया है। निष्कर्षों का महत्व क्या है? निष्कर्षों का महत्व यही है कि हाल ही में खोजी गई उपकरण का प्रयोग करने वाली 3 मछली प्रजातियां एक ही परिवार से संबंधित है। ये मछलियां अकशेरुकी यानी जो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अकशेरुकी जीवों जैसे केकड़ों, क्लैम्स और अर्चिन, तथा अकशेरुकी जीवों यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है जैसे शिशु, समुद्री कछुए का शिकार करती हैं, लेकिन इनके आकार, दृष्टिकोण, शिकार से निपटने का तरीका और स्थान भिन्न होते हैं। अगली हमारी एक रिपोर्ट है आईयूसीएन की, जो कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर है, मैंग्रोव इकोसिस्टम पर आधारित है और उसी के बारे में ये बात करती है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट है और इसने यानी इस रिपोर्ट ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें चेतावनी दी गई है कि दुनिया के आधे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के ढहने का खतरा है। यानी जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, मैंग्रोव एक आप कह सकते हैं कि नमक सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियों को प्रतिबिंबित करते हैं और खासतौर से जहां पर भूमि और समुद्री भाग आपस में मिलते हैं, ऐसे ज्वारीय क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 40% पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पति जो है वो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान और गुजरात में भी, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है और भारत के तटीय क्षेत्रों में सामान्य तौर से ये वनस्पति पाई जाती है। आईयूसीएन द्वारा मैंग्रोव का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन किया गया है। रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम शीर्षक वाली रिपोर्ट ने जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इन निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है और जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। निष्कर्षों में क्या बात कही गई है कि दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के ढहने का खतरा है, जिसमें से 5 में से लगभग 1 को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है उनका 1/3 हिस्सा समुद्र के स्तर में वृद्धि से गंभीर रूप से प्रभावित होगा, यानी समुद्र के स्तर में अगर वृद्धि होती है तो मैंग्रोव वनस्पति विशेष रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि ये समुद्री और भूमि भागों के संक्रमण क्षेत्रों पर ही, जो ज्वारीय क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। अगले 50 वर्षों में वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र का 25% जल मग्न होने की संभावना है, यानी वो जल में डूबने की उसकी संभावना है। दक्षिण भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा किया जाता है, को गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है आईयूसीएन की इस रिपोर्ट में।
विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो 33% मैंग्रोव को प्रभावित करता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की इस रिपोर्ट पर आयुसीएन की इस रिपोर्ट के बारे में एक ग्राफिक के माध्यम से भी चीजों पर प्रकाश डाला जा सकता है। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% पारिस्थितिकी यानी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है और वो गंभीर जोखिम से जूझ रहा है। समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि से मैंग्रोव वनस्पति जलमग्न हो सकती है, ऐसी भविष्यवाणी की गई है, जो मैंग्रोव वनस्पति पर वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण 33% मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है भविष्य में। यूनेस्को की स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को पता कर लेते हैं। यूनेस्को स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट महासागर से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों और समुद्र की वर्तमान और भविष्य की स्थिति का वर्णन करने वाले विश्लेषणों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने यानी उसके सिक्वेस्ट्रेशन करने, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का सीधा मतलब है कि उसको संग्रहित करने, एक प्रकार से अवशोषित करने और भंडारण करने के उद्देश्य से समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल प्रौद्योगिकियों में बढ़ती रुचि को स्वीकार किया गया है। तो अगर आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत या आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में बढ़ेगा तो उसकी ताकत होती है हीट को ट्रैप करने की। तो जो अतिरिक्त कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है, अगर हम उसको हटाने में सक्षम हो जाए, उसको रिमूवल करने में सक्षम हो जाए, तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ा जा सकता है। और इसी के अंतर्गत समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल प्रौद्योगिकी विशेष रूप से लगातार चर्चा में आ रही है। समुद्र के गर्म होने और इसके प्रभावों की निगरानी के लिए नियमित डेटा की तत्काल आवश्यकता है। यह रिपोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जो स्वास्थ्य और लचीले महासागरों के लिए चुनौती से निपटने का समर्थन करता है। वर्ष 1960 से वर्ष 2023 तक ऊपरी 2000 मीटर महासागर लगभग 0.32 वाट पर वर्ग किलोमीटर की दर से गर्म हुए हैं, जो पिछले 2 दशकों में बढ़कर के 0.66 वाट पर वर्ग मीटर हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसको जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिहाज से, विशेष तौर से मुख्य परीक्षा के लिहाज से। मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप महासागरों द्वारा पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन में भी वृद्धि हुई है। पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन में वृद्धि का क्या मतलब है? पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन का क्या मतलब होता है? यानी जो सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा है, जो पृथ्वी सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करती है, और पृथ्वी क्या है कि सूर्य की इन जो विकिरण उसको प्राप्त होती है, उन विकिरणों को परावर्तित भी करती है और अपने द्वारा भी कुछ उत्सर्जित ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। तो पृथ्वी द्वारा इन दोनों रूपों में उत्सर्जित ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा का अगर टोटल इसका अगर आप इसका माइनस देखें, अगर ये आपस में एक दूसरे को शून्य कर देती हैं, इसका हासिल अगर आपको शून्य हो जाता है, तो वो पृथ्वी ऊर्जा संतुलन को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर ये शून्य प्राप्त नहीं होता, इसमें ऊंचाई नीचाई रहती है, तो वो पृथ्वी ऊर्जा संतुलन को अभिव्यक्त करती है वो चीज। तो इसमें हाल ही में पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन में वृद्धि हुई है। तो अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस का लगभग 90% महासागरों द्वारा अवशोषित किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी के स्तंभ के ऊपरी 2000 मीटर में समुद्र गर्मी सामग्री में संचय वृद्धि हुई है, यानी समुद्र की गर्मी में वृद्धि हुई है। लगातार उसके तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। डीऑक्सीजनेशन यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। डीऑक्सीजनेशन का मतलब वही होता है। डीऑक्सीजनेशन का तटीय और बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ सकता है। सभी महासागर बेसिनों और समुद्रों में महासागर अम्लीकरण में औसत वैश्विक वृद्धि हुई है, यानी महासागरों का अम्लीकरण बढ़ा है। महासागरों का अम्लीकरण भी इससे लगातार बढ़ रहा है, यानी उसका जो पीएच लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है। कृषि और औद्योगिक गतिविधियों से पोषक तत्व इनपुट जैसी मानवीय गतिविधियां भी तटीय क्षेत्रों के रसायन को प्रभावित करती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन अध्ययन से जुड़ी हुई है। जब हम टील कार्बन की बात करते हैं तो टील कार्बन किसको अभिव्यक्त करता है? टील कार्बन अभिव्यक्त करता है गैर ज्वारीय यानी गैर ज्वारीय मीठे पानी, गैर ज्वारीय जो मीठे पानी की आर्द्र भूमि होती है
मीठे पानी की आर्द्र भूमि, उसमें संचित कार्बन या कार्बन संग्रहण को ये प्रदर्शित करता है टील कार्बन। और ये अपने आप में बहुत, जो हमारी गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि है, मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, वो एक कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए उनको विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार की आर्द्र भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है, जो कि कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। तो इसी पर हाल ही में एक अध्ययन हुआ है, और अध्ययन कहाँ हुआ है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, उसमें अध्ययन हुआ है। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया है कि मिथेन CH4, जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार, जो कि एक ठोस उत्पाद है कार्बनिक पदार्थों का, विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इस बायोचार का उपयोग करके आप मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को भी दूर कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों का एक ठोस उत्पाद है ये। इसने जलवायु अनुकूलन और लचीलापन चुनौतियों को संबोधित करने में, यानी ये जो अध्ययन हुआ है, इसने जलवायु अनुकूलन और लचीलापन चुनौतियों को संबोधित करने में आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना है। टील कार्बन क्या होता है? टील कार्बन से तात्पर्य है अलवण जल गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है। अभी आपको बताया गया था कि टील कार्बन से जो तात्पर्य है वो गैर ज्वारीय, यानी जो अलवण जल है, गैर ज्वारीय, और इसमें एक शब्द मिसिंग है, मीठे पानी, फ्रेश वाटर, मीठे पानी की आर्द्र भूमि। गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीवी, बायोमास और घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। टील कार्बन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें टील कार्बन को पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका और इसके स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो इसे ब्लैक कार्बन तथा ब्राउन कार्बन से पृथक करता है। ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन जो कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से बनते हैं तथा जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं, उसके विपरीत टील कार्बन आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन पृथक्करण पर केंद्रित होता है, कार्बन सिंक के रूप में ये काम करता है, और इसलिए इनको संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। जब हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसके बारे में बेसिक तथ्य यही है कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित आर्द्र भूमि और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। और रामसर कन्वेंशन कब हमारे सामने आता है? 1971 में। कब से ये लागू हुआ? 1975 में। भारत ने इसे कब अपनाया? 1982 में अपनाया। तो भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता दी गई थी। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इसी प्रकार से रामसर स्थलों के अंतर्गत ही एक रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं, जो कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण अलग अलग तरह के पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ऐसी आर्द्र भूमियां अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, जो विशेष रूप से भविष्य में नुकसान की तरफ जा सकती हैं और जो लगातार जिनको संरक्षण की विशेष आवश्यकता है और भविष्य में उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है, उसके लिए एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया गया था, और उसमें भारत के 2 रामसर स्थल शामिल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? भारत, हाल ही में भारत में आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत शामिल हो गया है। भारत जो है वो आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा हो गया है, जिसे वर्ष 2023 में बड़ी बिल्लियों एवं उनके अधिवासों की रक्षा करने हेतु शुरू किया गया था। तो वर्ष 2023 में जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, उनके अधिवासों की, उनके पर्यावासों की रक्षा करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को वर्ष 2023 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों से संबंधित अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करना है। विश्व शहरों की रिपोर्ट 2024। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 सिटीज एवं
एंड क्लाइमेट एक्शन, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं और वे जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? वर्ष 2040 तक शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 अरब लोग तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुभव करेंगे। 14% शहरों में शुष्क जलवायु में संक्रमण यानी ट्रांजिशन की उम्मीद है। 14% शहर ऐसे हैं जो जहां की जो जलवायु है वो शुष्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जबकि कम से कम 900 शहर अधिक आर्द्र जलवायु यानी ह्यूमिड क्लाइमेट, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की तरफ एक प्रकार से ट्रांजिशन कर सकते हैं। यानी 900 शहर ऐसे हैं जहां की जलवायु आर्द्र हो जाएगी और या ऐसी जलवायु हो जाएगी जो ट्रॉपिकल टाइप की है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, उसकी तरफ 900 शहर संक्रमण कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। वर्ष 2040 तक निचले तटीय क्षेत्रों में स्थित 2000 से अधिक शहर, जिनमें से अनेक समुद्र तल से 5 मीटर से कम ऊंचाई पर होंगे, 1.4 अरब से अधिक लोगों को समुद्र तल में वृद्धि और तूफानी शहरों के कारण उच्च जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो भविष्य पर कुछ नजर डालती है शहरी क्षेत्रों के। शहरों में बाढ़ का जोखिम काफी बढ़ गया है। 1975 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 3.5 गुना तेजी से ये बढ़ रहा है। 2030 तक शहरों में 517 मिलियन लोग नदी की बाढ़ के संपर्क में होंगे, जो वैश्विक शहरी आबादी का लगभग 14% का प्रतिनिधित्व करता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। शहरी हरित स्थान वर्ष 1990 में 19.5% से घटकर वर्ष 2020 में 13.9% हो गए हैं, जो शहरों में पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों चुनौतियों को अभिव्यक्त करते हैं। पार्कों के निर्माण जैसे कुछ जलवायु हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप हरित जेंट्रिफिकेशन हुआ, जिससे वंचित समुदाय का विस्थापन हुआ है। यहाँ पर एक शब्द आया है जिसको हम हरित जेंट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। हरित जेंट्रिफिकेशन वस्तुतः किस चीज को अभिव्यक्त करता है? जैसे मान लिया पर्यावरणीय प्रभावों को या किसी भी क्षेत्र को पर्यावरणीय प्रभावों को, पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए या किसी भी क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आप पार्कों का निर्माण करते हैं, बाइक लेन्स का निर्माण करते हैं, आप इस प्रकार की इमारतों का निर्माण करते हैं जो जलवायु के अनुकूल हैं। लेकिन जब आप इस तरह की चीजों को खड़ा करते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने से जो कम आय वाले समूह हैं उनको विस्थापित होना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं हरित जेंट्रिफिकेशन। तो हरित जेंट्रिफिकेशन जैसी चीजों पर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 है और किसके द्वारा जारी की गई है? यूएन हैबिटेट द्वारा जारी की गई है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दिए गए हैं। इन पर विस्तार से बात पहले हो चुकी है। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP29 की बैठक आप जानते हैं कि अजरबैजान के बाकू शहर में हुई थी। दिसंबर में ये बैठक हुई है और माफ कीजिएगा, ये जो बैठक है ये नवंबर में संपन्न हुई है। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ। इस रिपोर्ट पर हम अलग अलग प्रोग्राम में विस्तार से बात कर चुके हैं। इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों ने वैश्विक जलवायु चुनौतियों को संबोधित करने के उद्देश्य से समझौतों पर बातचीत की और सबसे प्रमुख मुद्दा था जलवायु वित्त का। लगातार विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विकसित देशों से मदद की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अंतर्गत प्रमुख रूप से ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो विकसित देशों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए एक उचित राशि उपलब्ध कराएं। वर्ष 2020 से ये जो राशि है ये विकसित देशों द्वारा निर्धारित कितनी की गई थी? वो की गई थी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष। 2026 में यह उम्मीद की जा रही थी कि वर्ष 2026 से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की राशि दी जानी चाहिए। लेकिन बाकू में संपन्न COP29 में जो सहमति बनी है वो केवल और केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की सहमति बनी है, जो विकसित देश विकासशील देशों को उपलब्ध कराएंगे और ये राशि भी वर्ष 2035 से लागू होगी। इसलिए बाकू को अपने आप में एक असफल आयोजन भी माना जा रहा है और यही चीजें यहाँ पर बताई गई है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित 30 से अधिक देशों ने जैविक कचरे से मीथेन को कम करने पर COP29 घोषणा का
समर्थन किया है और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं बना है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्लाउड सीडिंग लगातार चर्चा में रहा, और क्लाउड सीडिंग लगातार चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब हो गया था, बेहद ऊपर चला गया था, जिससे दिल्ली में तीव्र वायु गुणवत्ता संकट उत्पन्न हुआ। और उस समस्या को दूर करने के लिए, दिल्ली का वायु प्रदूषण दूर करने के लिए, उसके एक उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग का भी एक प्रस्ताव आया। तो क्लाउड सीडिंग क्या होती है? ये वर्षा को बढ़ाने की एक अभूतपूर्व तकनीक है। कृत्रिम वर्षा ये उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया बादलों में बर्फ की क्रिस्टल के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कृत्रिम बारिश हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे ग्राउंड बेस्ड जनरेटर या वायुयान के माध्यम से क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड किसकी तरफ जोड़ा जाता है? जो टारगेटेड क्लाउड होता है उसकी तरफ छोड़ा जाता है। और सिल्वर आयोडाइड क्या करता है कि जो जिस टारगेटेड क्लाउड्स होता है वहां पर आइस क्रिस्टल्स का निर्माण करता है। ये आइस क्रिस्टल्स जब हवा में रहने में सक्षम नहीं होते तो नीचे की तरफ गिरते हैं और नीचे की तरफ आते हुए एक बूंद में परिवर्तित होते हैं और कृत्रिम वर्षा होती है। तो इसके माध्यम से प्रदूषण को दूर किया जा सकता है, और इसलिए क्लाउड सीडिंग पर लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के अंतर्गत बात हुई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। आपने इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि आपको एक कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस रिकैप 2024 सीरीज का ये लास्ट एपिसोड था, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सभी एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। दृष्टि आईएएस की रिकैप 2024 सीरीज के माध्यम से हमने वर्ष 2024 की तमाम घटनाओं को अलग अलग खंडों में कवर करने का प्रयास किया है, जिनका लाभ आपको परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आपने अभी तक कोई एपिसोड नहीं देखा है, सभी एपिसोड नहीं देखे हैं, तो इन सभी एपिसोड को जरूर देख लीजिए। और साथ ही दृष्टि संस्थान की संभव 2025 पहल का हिस्सा भी अवश्य बनिए। संभव 2025 पहल एक इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम यानी एकीकृत मार्गदर्शन कार्यक्रम है, जो प्रीलिम्स एवं मेंस अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को दुरुस्त करता है। संभव 2025 कार्यक्रम दृष्टि आईएएस वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यह भी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 तेजी से नजदीक आ रही है, और इसलिए दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आ रहा है पीटी स्प्रिंट 2025, जो संभव 2025 की ही एक निरंतरता है। पीटी स्प्रिंट 2025 में आपको मार्च 2024 से मार्च 2025 का करंट अफेयर्स मिलेगा, यानी आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। यह भी आपको दृष्टि आईएएस वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा। पीटी स्प्रिंट 2025 और संभव 2025 कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये दोनों ही कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होंगे। तो इन सभी कार्यक्रमों से आप जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।